अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बजटिंग का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और ये आपका एक और कैश रिक्वायरमेंट मांग रहा है सवाल, या एक तरह से कैश बजट का सवाल है। तो आए इस सवाल को ज़रा देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 अब्दुल हबीब कंपनी लिमिटेड हैज़ प्लान्ड to launch a new product which is expected to generate a profit of 9.3 million as shown below। 30 जून 2011 वाले साल के दौरान कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा है जिससे 9.3 मिलियन का प्रॉफिट आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। नंबर 1, 75% ऑफ द यूनिट्स विल बी सोल्ड ऑन 30 डेज़ क्रेडिट। 75% यूनिट्स जो हैं वो 30 दिन के क्रेडिट पर बेचे जाएंगे, यानी कि 30 दिन बाद हमारे कस्टमर्स हमें पैसे दे दें। क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। क्रेडिट पर जो मैं प्राइसेस चार्ज करूँगा वो कैश से 10% ज़्यादा होंगी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 70% ऑफ द कस्टमर्स विल सेटल देयर अकाउंट विद इन द क्रेडिट टर्म वाइल रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स विल पे विद इन 60 डेज़। 70% कस्टमर्स जो हैं वो एग्रीड टर्म्स के अंदर पैसे देंगे, बाकी जो है वो 60 डेज़ में देंगे। बेड डेट्स हैव बीन एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स एट 6%। सारी की सारी चीज़ों पर 6% का विदहोल्डिंग टैक्स होगा। 80% ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर वेरिएबल। दीज आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर्स, और इनकी पेमेंट जो है वो 1 महीने बाद होगी। The production will require additional machinery which will be purchased on 1st of July 2010 at a cost of 60 million. The machine is expected to have a useful life of 15 years and salvage value of 7.5 million. The company has a policy to charge depreciation on a straight line basis. The depreciation on the machinery is included in the cost of goods sold as shown above. Variable operating expenses excluding bad debts are 105 rupees per unit. These are to be paid in a month in which the sale is made. 50% of the fixed cost will be paid immediately when incurred, while the remaining 50% will be paid 15 days in arrears. The management has decided to maintain a finished goods stock of 1000 units. सवाल कहता है, कैलकुलेट दी कैश रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। पहले 2 क्वार्टर्स में कैश की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको कंप्यूट करो। मैं चाहूँगा कि आप सवाल को अच्छे से रीड करें, और आप अगर इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे जो है ये हैंड आउट मांग लें व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। और फिर हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहला काम जो हमें करना है ना वो ये है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस वगैरह तो कैलकुलेट करें। सवाल में लिखा हुआ है कि टोटल सेल्स रेवेन्यू 51.6 मिलियन है और ये 24,000 यूनिट्स का है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 75% यूनिट्स जो हैं वो क्रेडिट पर बिकेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। देखिए, कैश सेल्स पे कितने यूनिट्स बिकेंगे? 24,000 यूनिट्स टोटल है, उसका 25% यूनिट्स कैश पे बिकेंगे, और 24,000 यूनिट्स टोटल है, इसका 75% यूनिट्स जो है वो क्रेडिट पर बिकेंगे, यानी कि 6,000 और 18,000, इस तरह से ये 24,000 पूरा हुआ। 25 और 75%। जो यूनिट्स कैश पे बिकेंगे ना, एज्यूम कर लो कि वो x रुपीज़ पर यूनिट बिकेंगे, यानी कि ये यूनिट्स है और ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, जो यूनिट्स क्रेडिट पर बिकेंगे, सवाल में लिखा हुआ है कि क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन द कैश प्राइस, तो वो एज्यूम कर लो 1.1x में बिकेंगे। तो इसका मतलब मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, 6,000 इंटू एक्स, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1x इज इक्वल्स टू 516,000,000। देखें, जो यूनिट्स कैश पे बिकेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 6,000 इंटू एक्स, जो यूनिट्स क्रेडिट पे बिकेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 18,000 इंटू 1.1x इज इक्वल्स टू 51.6 मिलियन, जो कि टोटल सेल्स रेवेन्यू है आपका। इसको सॉल्व कर कर आप x की वैल्यू ढूंढ सकते हो। x की वैल्यू इस तरह से ढूंढ सकते हो कि 18,000 इंटू 1.1 बनता है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 बन जाता है आपका 19,800 प्लस 6,000, टोटल हो गया 25,800, और 5160,000 डिवाइडेड बाई आंसर, जो x की वैल्यू 2,000 आती है। और x क्या था? कैश
सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 1.1x की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप 2000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2200 आता है। 2200 क्या होगा? क्रेडिट सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, कैश सेलिंग प्राइस भी हो गई, क्रेडिट सेलिंग प्राइस भी हो गई, दोनों सेलिंग प्राइसेस हमारे पास आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्किंग अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकती है या क्या हमें करना होगा। सेल्स के रिसिप्ट्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो सवाल कहता है 75% ऑफ द यूनिट्स विल बी सोल्ड ऑन 30 डेज क्रेडिट। 75% यूनिट्स 30 दिन के क्रेडिट पर बेचोगे, क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। ये भी हमने देख लिया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 70% ऑफ द कस्टमर्स विल सेटल देयर अकाउंट विद इन द क्रेडिट टर्म while रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स विल पे विद इन 60 डेज। 70% कस्टमर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे क्रेडिट पर चीज़ें खरीदी हैं कि वो क्रेडिट पीरियड के अंदर ही पैसा दे देंगे, बाकी 60% नहीं देंगे। बेड डेट्स हैव बीन एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का 2% बेड डेट होगा। बेड डेट वो पैसा होता है जो कभी रिसीव ही नहीं होता। ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स एट 6%। और जितना भी पैसा मेरे पास आता है उसमें एक विद होल्डिंग टैक्स का अमाउंट है, वो 6% है। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ये है कि जो रिसिप्ट्स होती हैं उसमें से ये डिडक्ट हो जाता है। अब देखें, हमें क्वार्टर वाइज कैलकुलेट दी कैश रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। क्वार्टर वाइज हमें रिक्वायरमेंट बतानी थी, तो क्वार्टर नंबर 1 और क्वार्टर नंबर 2, 2 क्वार्टर्स है ना। पहले क्वार्टर की और दूसरे क्वार्टर की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आएंगी, यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा होगा। तो पैसा एक तो कैश सेल से आएगा। अच्छा, कैश सेल से कैसे आएगा पैसा? देखें, पूरे साल में कितने यूनिट्स कैश पे बिकेंगे? 6000। ठीक है, ये पूरे साल के हैं, यानी कि 12 महीनों के हैं। ठीक है ना, 12 महीने में 6000 यूनिट्स बिकेंगे। डिवाइडेड बाय 12 एक महीने के यूनिट्स आए। डिवाइडेड बाय 12 एक महीने के यूनिट्स आए। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। इससे क्या आ गया? एक यूनिट में एक क्वार्टर में कितने यूनिट्स बिकेंगे, ये आ गया। एक क्वार्टर में कितने यूनिट्स बिकेंगे, ये आ गया। अच्छा, कैश वाले यूनिट्स कितने में बिकते हैं? 2000 पर। तो ये आ गया टोटल सेल्स रेवेन्यू। ठीक है ना, टोटल सेल्स रेवेन्यू हमारे पास आ गया। कैसे? वापस से रिपीट करते हैं। 6000 को 12 से डिवाइड किया, एक महीने के यूनिट्स आ गए। 3 से मल्टीप्लाई किया, एक क्वार्टर में कितने यूनिट्स बिकेंगे, ये आ गया। मल्टीप्लाई किया उसको 2000 रुपये से, जो कैश की सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये पैसा पूरा नहीं मिलेगा, इसका 94% मिलेगा, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि 6% विद होल्डिंग टैक्स होता है, यानी कि जो मिलना होता है उसमें से जो पेमेंट करने वाला बंदा होता है वो 6% अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। अब ये टैक्स के पेपर में आप पढ़ोगे कि इस डिडक्शन का क्या हल होता है, क्या होता है आखिर ये जो पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाता है हमारा। अच्छा, ऐसे ही क्वार्टर नंबर 2 में होगा, सेम वर्किंग होगी बिल्कुल। मैं ज़रा इसको रिपीट कर दूं वर्किंग को। 6000 यूनिट्स पूरे साल में डिवाइड किया 12 से, एक महीने में जो यूनिट्स बिकेंगे वो आ गए। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, मई, जून। तो 3 से मल्टीप्लाई किया। एक की सेलिंग प्राइस 2000 है, तो ये टोटल सेल्स रेवेन्यू आ गया। इसमें से 94% आपको रिसीव होगा, तो 94% से मल्टीप्लाई किया, 6% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, उनका क्या हिसाब किताब होगा? तो क्रेडिट कस्टमर्स के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, और वो यहाँ पर चलें बना लेते हैं। थोड़ा सा इस जगह पे बना लेते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और सिक्स्थ मंथ, ये 6 महीने हैं। ठीक है। अच्छा, हर महीने के जो यूनिट सोल्ड हैं वो बड़े आसानी से आ सकते हैं। कैसे? पूरे साल की क्रेडिट सेल्स 18,000 यूनिट है, डिवाइडेड बाय 12। इसका मतलब एक महीने में 1500 यूनिट्स बिकते हैं। एग्रीड? ठीक है ना, 18,000 यूनिट्स पूरे साल में, तो एक महीने में 1500 यूनिट्स बिकते हैं। अच्छा, क्रेडिट सेल्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, या बल्कि यहीं क्रेडिट सेल्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं ना। क्रेडिट सेल्स,
एक यूनिट 2200 का बिकता है क्रेडिट वाला, ठीक है जी, एक यूनिट बिकता है 2200 का, तो 2200 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेल्स रेवेन्यू की ही वैल्यू पर आ जाते हैं। ये सारे आपके सेल्स रेवेन्यू हर क्या कहते हैं महीने की क्रेडिट सेल्स से जो सेल्स रेवेन्यू आया है। अच्छा, सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये जो क्रेडिट सेल्स है 70% लोग जो है वो एक महीने बाद पैसा दे देते हैं और बाकी लोग ऐसे होते हैं जो 60 डेज पे पैसा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 70% लोग एक महीने बाद पैसा देते हैं, अगर 70% लोग एक महीने बाद पैसा देते हैं तो मेरी जो सेटलमेंट होगी या रिसीविंग होगी 70% कब होगी, एक महीने बाद। यानी कि अगर मैंने पहले महीने में 3.3 मिलियन की चीज़ें बेची हैं तो इसका 70% ले लो, 2310 मिलेंगे मुझे सेकेंड मंथ। ये काम यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। जो क्रेडिट सेल्स है उसका 70% एक महीने बाद, जो क्रेडिट सेल्स है उसका 70% एक महीने बाद, जो क्रेडिट सेल्स है उसका 70% एक महीने बाद, जो क्रेडिट सेल्स है उसका 70% एक महीने बाद, जो क्रेडिट सेल्स है उसका 70% एक महीने बाद, और एक और सेटलमेंट होगी या एक और रिसीविंग होगी, वो होगी कितना परसेंट, वो होगी 28%। सर 30% नहीं, नहीं बेटा 30% नहीं, इसलिए क्योंकि 2% बेड डेट्स हैं। यानी कि अगर 100 की क्रेडिट सेल्स है तो 2% या 2 रुपये तो मिलेंगे ही नहीं, 98 बच गए, 98 में से 70 एक महीने बाद मिलेंगे और 28 2 महीने बाद मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका 28% लूँगा, 924,000, यानी कि जो आपने फर्स्ट मंथ में सेल करी थी उसका 28% थर्ड महीने में जाकर आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हर जगह ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब आप आ जाओ ग्रॉस रिसिप्ट्स पर। आपको तो क्वार्टरली चीज़ें बनानी है ना, तो आप एक काम करो कि आप जो है ना वो इस पूरे क्वार्टर का सम ले लो, ठीक है। ये मेरे ख्याल में पहले पूरे क्वार्टर का जो है ना वो सम है, या हम इसको यूँ लिख देते हैं जो, अच्छा क्रेडिट सेल्स को सॉरी इंक्लूड नहीं करना है ना, यहाँ से सम बनेगा। तो पहले महीने में तो कुछ भी आपने क्रेडिट सेल से रिसीव नहीं किया होगा, क्योंकि रिसीविंग होती है या तो एक महीने बाद या तो 2 महीने बाद। देखें ये मैं सेटलमेंट की जो वैल्यूज़ थी ना उनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से चौथे महीने में जो आपने रिसीव किया, पाँचवें महीने में रिसीव किया, छठे महीने में रिसीव किया, इस लाइन को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए क्योंकि ये तो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है, जो रिसीव हुआ है वो ये पैसा रिसीव हुआ है ना, जो रिसीव हुआ है वो पैसा ऐड करना है हमें, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स आ गई सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ की। अब आप क्वार्टरली, टोटल क्वार्टरली रिसिप्ट्स निकाल लें, टोटल क्वार्टरली रिसिप्ट्स। टोटल क्वार्टरली रिसिप्ट्स का मतलब ये है कि जो पहला वाला क्वार्टर है और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं उसमें ये 2 रिसीविंग्स हुई हैं, यानी कि टोटल 5544,000 बना। दूसरा वाला क्वार्टर है यानी कि जिसमें चौथा, पाँचवा और छठा महीना है, उसमें टोटल अमाउंट जो रिसीव है वो ये 3 अमाउंट्स रिसीव है, 970 to 000। अब जब अमाउंट रिसीव होता है तब टैक्स डिडक्ट हो जाता है 6%। ये सवाल में मेंशन था कि 6% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर इतना अमाउंट रिसीव करना है तो इसका 6% चला जाएगा टैक्स में। इसी तरह से अगर इतना अमाउंट रिसीव करना है तो इसका 6% चला जाएगा टैक्स में। तो आपके पास नेट रिसिप्ट्स जो होंगी ना, नेट रिसिप्ट्स जो होंगी, जो आपको पैसा रिसीव हुआ होगा, वो इसमें से इसको कर दो माइनस, ये पैसा रिसीव हुआ होगा, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो क्रेडिट सेल्स से जो नेट पैसा रिसीव हुआ है पहले क्वार्टर में 5211,360, 5211,360। दूसरे वाले क्वार्टर में जो पैसा रिसीव हुआ है वो है 9119,880, ठीक है जी। ये 2 रिसीविंग्स हो गई आपकी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पेमेंट्स वगैरह के चक्कर में हमने ये रिसीविंग और कैश से वर्किंग कर ली रेलेवेंट, ठीक है ना। अच्छा जी, अब पेमेंट में क्या है, 2 में बोलता है 80% ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर वेरिएबल।
80% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले खर्चे वेरिएबल खर्चे हैं। दीज आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर्स, और इनको 1 महीने के बाद पे किया जाता है। इनको 1 महीने के बाद पेमेंट इनकी होती है। द प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल मशीनरी विच विल परचेज्ड। अच्छा, ये एडिशनल मशीनरी की कुछ बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए चलें बाद में कहीं इन्फॉर्मेशन होगी, बहरहाल ये भी पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल मशीनरी विच विल बी परचेज ऑन 1 जुलाई 2010 एट अ कॉस्ट ऑफ 60 million. The machine is expected to have a useful life of 15 years and salvage value of 7.5 million. The company has a policy to charge depreciation on a straight line basis. The depreciation on the machinery is included in the cost of goods sold as shown above. इस cost of goods sold में जो है वो मशीन की depreciation की अमाउंट भी शामिल है। अच्छा, आपने ये ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 हबीब कंपनी हैज़ प्लान टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट दिस। यानी कि ये प्रॉपरली, ये जो आपसे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं ना, ये इफेक्टिवली पहला क्वार्टर स्टार्ट कब हुआ होगा? जुलाई 2010। जुलाई 2010 ये जो है ना, ये जुलाई 2010, अगस्त 2010, सितंबर 2010 है। उसके बाद ये अक्टूबर 2010, नवंबर 2010 और दिसंबर 2010 है। क्योंकि ये जो आपके पास ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 अब्दुल हबीब कंपनी लिमिटेड हैज़ प्लान टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। इस साल के दरमियान कंपनी ने प्लानिंग करी है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और उस प्रोडक्ट से आने वाला पूरे साल का प्रोजेक्शन ये है। विच मीन ये प्रोजेक्शन 30 जून 2011 वाला जो साल ख़त्म होता है उसके लिए, यानी कि वो साल पहली जुलाई 2010 पे शुरू होता है। अब आपने एक मशीन ख़रीदी है 60 मिलियन की, और वो मशीन आपने पहली जुलाई 2010 को ख़रीदी है, यानी कि आपकी एक परचेज़ ऑफ मशीन की पेमेंट होगी। और क्योंकि वो पहली जुलाई 2010 को ख़रीदी है तो वो पहले क्वार्टर में आएगी, और वो 60 मिलियन है तो -60,000,000। ठीक है जी, ये आपने जो मशीन ख़रीदी है उसकी भी पेमेंट आपने यहाँ पर लिखनी होगी। इसके अलावा और क्या ख़र्चा हो सकता है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। 2 में लिखा हुआ था 80% ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर वेरिएबल, दीज आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर्स। तो 1 महीने एरियर का मतलब ये है कि 1 महीने बाद पेमेंट होना। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें, ज़रा गौर से सुनिएगा वापस से इस वर्किंग को। देखें, आपके पास 37.5 मिलियन पूरे के पूरे साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। आपके पास 37.5 मिलियन का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है वो पूरे साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। पूरे साल में जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। ठीक है, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। ये बात आप समझते हो? अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ कि इसकी किस तरह से आप वर्किंग करोगे। मैं कुछ और ज़रा एक वर्किंग कर लूँ, आप लोग ज़रा इसको सोचें, मैं एक चीज़ ज़रा देख लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ। अच्छा, देखिए मैं क्या करता हूँ कि 375,000,000 का जो अमाउंट है इसका ले लेता हूँ 80%। 80% क्यों लिया? क्योंकि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 37.5 मिलियन में 80% क्या है? वेरिएबल है, बाकी क्या है? फिक्स्ड है। तो मैं अभी वेरिएबल की बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वेरिएबल हिस्सा कितना मैंने पे किया होगा। अब ये पूरे साल की अमाउंट है तो इसको मैं 12 से कर देता हूँ डिवाइड। अब ये पूरे साल की अमाउंट है, पूरे साल की अमाउंट है तो इसको मैं 12 से कर देता हूँ डिवाइड। तो क्या होगा कि 1 महीने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, यानी कि जो आपने गुड्स बेचे हैं उसकी जो 1 महीने की वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर्स, यानी कि 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। अब देखिए यहाँ पर 3 महीने हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
जुलाई की पेमेंट कब हुई होगी? अगस्त में। और अगस्त की पेमेंट कब हुई होगी? सितंबर में। और सितंबर की पेमेंट कब हुई होगी? अक्टूबर में। आई रिपीट, देखो जुलाई अगस्त सितंबर ये पहला क्वार्टर है। जुलाई में तो आपने कोई पेमेंट ही नहीं करी होगी। जुलाई में क्यों पेमेंट नहीं करी होगी? जुलाई में इसलिए पेमेंट नहीं करी होगी क्योंकि पेमेंट एक महीने बाद करते हो, तो जुलाई की पेमेंट अगस्त में करी और अगस्त की पेमेंट सितंबर में करी और फिर ये क्वार्टर खत्म हो गया। सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में होगी, वो एक अलग बात है, यानी कि पहले वाले क्वार्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की ही पेमेंट करी होगी, यानी कि 5 मिलियन की पेमेंट बनती है टोटल। ठीक है, वापस से ज़रा इसको गौर से सोचे। 37.5 मिलियन का 80% दिया तो वेरिएबल खर्चा आया, उसको 12 से डिवाइड किया, एक महीने की वैल्यू आई। अब ये जो क्वार्टर नंबर 1 है इसका मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर। जो क्वार्टर नंबर 1 है इसका मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर। पेमेंट एक महीने बाद होती है, तो जुलाई की पेमेंट अगस्त में हुई, अगस्त की पेमेंट सितंबर में हुई, क्वार्टर ख़त्म हो गया। जुलाई में कोई पेमेंट नहीं हो रही है, एक पेमेंट अगस्त में हो रही है जो कि जुलाई की है, और एक पेमेंट सितंबर में हो रही है जो अगस्त की है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, देखें आपने जुलाई की पेमेंट कब की? अगस्त में। और अगस्त की पेमेंट कब की? अगस्त की पेमेंट कब की? सितंबर में। और सितंबर की पेमेंट कब की? अक्टूबर में। तो वो तो पहले क्वार्टर में आएगा ही नहीं। इसका मतलब इफेक्टिवली सिर्फ 2 पेमेंट्स हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक अगस्त में पेमेंट हो रही है और एक सितंबर में पेमेंट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी तो नहीं है। अच्छा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका क्या होगा? अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या करोगे? 3750000 37.5 मिलियन का जो टोटल अमाउंट है डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड किया, एक महीने का अमाउंट आया। अब क्योंकि सेकेंड क्वार्टर है ना, तो 3 महीने की पेमेंट हो रही होगी। कैसे? देखो, सेकेंड क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में एक पेमेंट हो गई, अक्टूबर की पेमेंट नवंबर में दूसरी पेमेंट हो गई, नवंबर की पेमेंट दिसंबर में तीसरी पेमेंट हो गई, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा। तो सर यहाँ पर जुलाई में आपने जून की पेमेंट क्यों नहीं करी? बेटा क्योंकि ये प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये स्टार्ट ही आपने 1 जुलाई से किया, उससे पहले था ही नहीं। तो ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वेरिएबल वाली अमाउंट की पेमेंट थी, वेरिएबल वाली अमाउंट की जो पेमेंट थी ना, वो हमने कर ली। सही है ना? अच्छा जी, उसके अलावा क्या करेंगे? उसके अलावा एक और चीज़ ज़रा देखें, 6 में लिखा हुआ है द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स। द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हमारे पास हर वक्त 1000 यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़े हुए होने चाहिए। आई रिपीट, इसका मतलब मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि 1000 यूनिट्स मेरे पास इन्वेंट्री में हमेशा स्टॉक में मेंटेन होने चाहिए, पड़े हुए होने चाहिए। ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, ये जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करें उसकी नहीं है, बल्कि जो हमने यूनिट्स बेचे उसको जो बनाने के लिए ख़र्चा हुआ उसकी पेमेंट है। इसके साथ साथ आपने जो स्टॉक मेंटेन करना है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स, वो तो अलग से लगाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए, इसमें जो आपके पास पेमेंट आ रही है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो वो पेमेंट आती है जो यूनिट्स आप बेचते हो उसकी पेमेंट वगैरह होती है। जो ऐसे यूनिट्स हैं जो 1000 यूनिट्स, वो हैं जो आपने जब प्रोडक्शन पहली बार इस यूनिट की शुरू करी तो आपने डिसाइड कर लिया 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना कर रखूँगा, उसका ख़र्चा भी तो पे किया होगा, वो भी तो प्रोड्यूस किए होंगे, वो भी तो बनाए होंगे। तो सर उसकी अमाउंट कैसे आएगी? उसकी अमाउंट ऐसे आएगी कि 37,500,000 का पहले तो ले लो आप 80%, क्योंकि 80% वेरिएबल है। और ये जो ख़र्चा है ना, ये जो ख़र्चा है ये पूरे साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है कि जो चीज़ें बेची हैं उसकी कॉस्ट है, यानी कि ये 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, क्योंकि 24,000 यूनिट्स बेचे। तो 24,000 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट बनेगी वो मैंने एक्स्ट्रा पहले क्वार्टर में पे करनी होगी। ठीक है जी, यानी कि 1250,000 ये एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है।
ताकि मैं इन्वेंट्री के एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाकर अपने पास रख लूँ। अच्छा, क्वार्टर नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने 1000 यूनिट्स की इन्वेंट्री एक्स्ट्रा बना ली, वो आपके स्टॉक पे हमेशा रहेगी, बाकी जो बना रहे हो वो बेच रहे हो। अगली चीज़ पर चलते हैं। पॉइंट 3 में बाकी डेप्रिसिएशन से रेलेवेंट बात है, क्योंकि हमें कैश बजट की रिक्वायरमेंट है या कैश से रेलेवेंट हमें सवाल करना है, तो डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। 4 में लिखते हैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स आर 105 पर यूनिट एंड दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। कुछ वेरिएबल खर्चे हैं वो एक यूनिट के 105 है और इसमें बैड डेट नहीं है, और वो जिस महीने अकर होते हैं उसी महीने वो पे करने होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिख देता हूँ। और वो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे? वो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे आएंगे कि एक यूनिट के 105 है, ठीक है, और हर महीने 2000 यूनिट्स बिकते हैं, और क्योंकि एक क्वार्टर की बात हो रही है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 2000 इंटू 3 से यूनिट्स आ गए मल्टीप्लाइड बाई 105। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, 105 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाई एक महीने के 2000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई 3 महीने की बात हो रही है तो 630,000। इसके बाद और क्या है, और लिखा हुआ है यहाँ पर 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट विल बी पेड इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड व्हाइल द रिमेनिंग 50% विल बी पेड 15 डेज इन एरियर्स। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स। अब मुझे फिक्स कॉस्ट की बात करनी है। फिक्स कॉस्ट कैसे देखें? देखो, आपके पास जो सवाल है ना, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 4.8 मिलियन। आपके पास जो सवाल है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 4.8 मिलियन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 37.5 मिलियन। एग्रीड? यानी कि आपके जो टोटल सारे एक्सपेंसेस हैं 4.8 मिलियन और 37.5 मिलियन, यानी कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना 37500000, और इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो 37.5 मिलियन भी है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, और ये 4.8 मिलियन यानी कि 4800000, तो टोटल 42.3 मिलियन का टोटल जो है वो एक्सपेंसेस का अमाउंट है। इसमें से आप पहले तो वेरिएबल हटा दो, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी अब बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से फिक्स्ड की बात कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट का क्या होगा। तो इसमें जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो एक तो है 24,000 यूनिट्स पूरे साल में बेचे हैं, उसका 105 रुपये के हिसाब से वेरिएबल इसमें है। कौन सा वाला? जो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था कि 105 रुपये के हिसाब से 24,000 यूनिट्स का पूरे साल का 2.2520 का एक वेरिएबल होगा, ये हटा देते हैं। दूसरा बेड डेट्स हटा देते हैं। सर बेड डेट्स कैसे आएगा? बेड डेट्स इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, जिसकी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। पॉइंट 1 कहता है कि बेड डेट्स हैव बीन एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। बेड डेट्स क्रेडिट सेल्स का 2% है। क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स के टोटल पूरे साल के 18,000 यूनिट है, हर यूनिट 2200 रुपये के हिसाब से बिकेगा, यानी कि ये टोटल सेल्स रेवेन्यू आया और इसका 2% बेड डेट है 792,000। इसके अलावा सर क्या हटा सकते हैं हम? और आप क्या हटा सकते हो भाई? और आपके पास डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उसकी भी पेमेंट नहीं होती है, उसको हटा दो। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? पॉइंट 3 में लिखा हुआ है द प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल मशीनरी विच विल बी परचेज ऑन 1 जुलाई 2010 एट अ कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 years एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ 7.5 मिलियन। The company has a policy to charge depreciation on a straight line basis. The depreciation on the machinery is included in the cost of goods sold as shown above. तो depreciation की total amount अगर हमें हटानी है तो उसके लिए हमें करना होगा cost which is 60 million minus scrap value which is 7500000 divided by useful life यानी कि 15 साल, तो ये एक साल की depreciation 3.5 मिलियन आती है। मैं टोटल कॉस्ट में से क्या हटा रहा हूँ? टोटल कॉस्ट में से, अच्छा एक मिनट, मैंने देखे 42.3 मिलियन की टोटल कॉस्ट आ रही है, इसमें हर तरह की कॉस्ट शामिल है, ठीक है ना। 42.3 मिलियन की टोटल कॉस्ट आ रही है, इसमें हर तरह की कॉस्ट शामिल है। इसमें से एक तो मैं वेरिएबल खर्चे हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्स खर्चों तक पहुँचना है। वेरिएबल खर्चे एक तो 24,000 यूनिट के 105 रुपये के हिसाब से थे, 792,000 रुपीज़ के बेडेट्स की अमाउंट थी वो हटा रहा हूँ, और डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो 3.5 मिलियन की है वो भी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, मैं ज़रा एक बार इसको चेक कर लूँ।
42.3 मिलियन। ये कैसे बना है ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ। 4800 इसमें एक है, ठीक है, और सारे 4.8 मिलियन इसमें एक है, ठीक है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, और इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंडिविजुअली भी अगर मैं कर लूँ 30। अच्छा, इसमें ये वेरिएबल ये चीज़ शामिल है और इसमें ये बेडेड शामिल है। तो इसका मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें से सारे वेरिएबल और नॉन कैश एक्सपेंसेस हटाए तो 1488000 बचता है। अच्छा, ये जो है 375000 लिया है मैंने। अच्छा, 375000 जो है, एक मिनट, देखिए ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 37.5 मिलियन। इसमें भी एक मसला था, 37.5 मिलियन में क्या था, 80% तो वेरिएबल था ना, तो एक और चीज़ भी हटनी है। क्या हटना है? वो हटना ये है कि जो 37500000 है उसमें भी 80% वेरिएबल था, वो भी हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, अब अमाउंट्स टैली कर जाएंगी। देखें, मैं आपको ज़रा कंक्लूड कर दूं, 37.5 मिलियन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और 48 मिलियन के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 4.8 मिलियन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। उसमें से आपने एक तो वेरिएबल खर्चा था पूरे साल का, वो हटा दिया। दूसरा बेडेट्स का खर्चा था, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, वो हटा दिया। तीसरा डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, वो हटा दिया। और ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको भी हटा दिया। तो 5488000 के एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ जो हो जाएगी, इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, यानी कि 457333.33 होगी। अच्छा जी, अब एक वर्किंग ऐसी कर रहा हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी करी है। देखें, आपके पास महीने क्या हैं, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, यहाँ पे पहला क्वार्टर ख़त्म होता है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, यहाँ पे दूसरा क्वार्टर ख़त्म होता है। सवाल में ये लिखा हुआ था कि जो आपके फिक्स कॉस्ट है, 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट विल बी पेड इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड, वाइल द रिमेनिंग 50% विल बी पेड इन 15 डेज एरिया। तो इमीडिएटली कितनी पे होगी ज़रा देखिएगा। देखिए, आपके एक महीने के फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे 4573333.3333 हैं। उसमें से 50% इमीडिएटली यानी कि उसी वक्त पे होते हैं, यानी कि जुलाई के जुलाई में, अगस्त के अगस्त में, सितंबर के सितंबर में, अक्टूबर के अक्टूबर में, नवंबर के नवंबर में और दिसंबर के दिसंबर में। तो ये 228667 बनता है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करूंगा। सवाल में ये लिखा हुआ था कि 50% ऑफ दी फिक्स कॉस्ट विल बी पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब फ़ौरन। फ़ौरन का मतलब ये हो गया कि टोटल जो फिक्स कॉस्ट है एक महीने की, उसका 50% उसी महीने पे हो जाएगा। तो 50% 50% 50% ले लिया। बाकियों के बारे में बोलता है 50% विल बी पेड 15 डेज इन एरियर। बाकी 50% पैसे 15 दिन के एरियर से पे होंगे। अच्छा, जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारी जनरल एजम्पशन होती है कि वो किसी साल के, किसी महीने के, किसी क्वार्टर के एंड में पे हो रही होगी। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं कि जो 15 डेज़ एरियर्स वाली फ़िक्स कॉस्ट है वो कैसे पे होगी, तो देखें, जुलाई के एंड में जो फ़िक्स कॉस्ट इनकर हुई है, जुलाई के एंड में जो फ़िक्स कॉस्ट इनकर हुई है, उसका 50% तो इधर ही पे हो गई। बाकी 50% का पे होगा अगस्त में, 15 अगस्त को पे होगा। इसी तरह से अगस्त के आखिर में जो फिक्स कॉस्ट इनकर हुई है, अगस्त के आखिर में जो फिक्स कॉस्ट इनकर हुई है, उसका 50% तो अगस्त में ही पे हो गई है। बाकी 50% कब पे होगी? 15 सितंबर। इसी तरह से सितंबर के आखिर में जो फिक्स कॉस्ट इनकर हुई है, 50% सितंबर के आखिर में ही पे हो जाएगी। बाकी 50% कब होगी? 15 अक्टूबर को। और इसी तरह से ये चेंज चलती रहेगी। अच्छा, इसकी डिस्कशन मैंने अपने एक और लेक्चर में भी करी है और उसमें मैंने स्पेसिफ़िकली इस प्रॉब्लम को डील कर कर एक्सप्लेन करा है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला जो क्वार्टर था, उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी पे हुई, तो उसमें जो जुलाई की, अगस्त की 2 और सितंबर की 2, यानी कि 1143333 पे हो रही होगी। जबकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितनी पे हुई, उसके लिए इन 6 को ऐड करेंगे, 1372000 पे हो रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट है, फिक्स कॉस्ट की जो पेमेंट है, उसका अगर टोटल लिखते हैं
तो एक ये वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। तो क्वार्टर नंबर 1 में आखिर में रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को नेट करते हैं तो नेगेटिव 59.9 मिलियन आता है। क्वार्टर नंबर 2 में रिसिप्ट्स और पेमेंट को नेट करते हैं तो 562, और मेरे ख्याल में 562, एक मिनट इसको देख लेते हैं ज़रा, 2820,911, ठीक है, और 9375। अच्छा, इसमें एक मिनट रुकिएगा ज़रा, हम इसको ज़रा टैली कर लें। हाँ, इधर ये एक गलती करी हुई है। देखिए, जो आपकी 3.75 मिलियन की कॉस्ट है उसमें से 80% वेरिएबल है, तो 80% लेकर ये काम करना होगा, ठीक है जनाब। तो अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो ये एक्सेल की शीट और रेलेवेंट जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप मुझसे मांग लीजिएगा। और ये एक अच्छा सवाल था जो हमने प्रैक्टिस किया, आप दोबारा से इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से हल करें, कंप्लीट करें और ज़रा अपने आंसर को मेरे आंसर से टैली करें। थैंक यू।